अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सामा खान फ्रॉम मेलबर्न और मेरे साथ जो है आज गेस्ट हैं मिस्टर इम्तियाज वड़ाइच, जो मेरे साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं। बहुत सीनियर जो है वो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत सारे चैनल्स पे आते हैं, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। लेकिन हम इंट्रोडक्शन में तो आज टाइम ज़ाया नहीं कर रहे और ना तो आज हम पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। आज हम कैपिटल क्वेश्चन का प्रोग्राम लेके आए हैं, जो मेरा एक न्यू शो है और जिसमें हम आपसे सिर्फ 10 क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सिंपल से सवाल करेंगे। तो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और उसके छोटे छोटे 10 आंसर्स होंगे जो कि इम्तियाज साहब देने वाले हैं। अच्छा इम्तियाज साहब, आपने अर्तुगरुल ड्रामा देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, सच्ची बात है। अच्छा, अर्तुगरुल ड्रामा के अंदर जो है ना, वो जैसे हम लोग, आप तो माशाल्लाह बड़े वाले वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं छोटा वकील हाई कोर्ट वाला। तो आपने उसमें देखा है कि वहां पे ओथ लेते हैं कि मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो आपने वो ओथ लेना है, लेकिन आपने ना अर्तुगरुल को फॉलो करना है, ऐसे दिल पे हाथ रखना है और ऐसे, मतलब हमारा एक स्लोगन है। लेकिन आपने बीच में अगर सच नहीं बोलना हो तो आप स्किप कर दें सवाल को, ठीक है? और बस ऐसे करके कहे मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जी बिल्कुल, जी जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। गुड। ओके इम्तियाज साहब, पहला क्वेश्चन आपकी तरफ जा रहा है। पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ओवरसीज वालों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने 2 चूज करने हैं। पहला ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान में नौकरी नहीं मिली, कोई काम नहीं था, जाहिल थे इसलिए बाहर चले गए मुल्क के। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 कि बाहर वालों के पास बहुत पैसा होता है। ऑप्शन नंबर 3, अच्छा हुआ पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान में रखा किया है। ऑप्शन नंबर 4, खुद तो बाहर चले गए लेकिन जब हम बाहर आने का कहते हैं तो हमें मना करते हैं कि तुम मत आओ। पहली दो ऑप्शन है इसमें। ज्यादा इसमें आप कह लें कि अर्निंग का ही मसला है और जॉब का मसला है। और ज्यादातर जो हमारे यहाँ लोग सोचते हैं, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, कि अभी वो क्यों बाहर जाते हैं, तो उसमें एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है या अर्निंग की होती है। और प्लस ये है कि वहां पे ज़ाहिर बात है अर्निंग बेहतर होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये लेकिन इमरान खान हमें कहता है ओवरसीज वाले पैसे भिजवाओ, रेमिटेंस भिजवाओ। इमरान खान को कौन बताए कि भाई यहाँ पे हमारा अपना घर चलाना बड़ा मुश्किल है, मतलब इतनी महंगाई और अब कोरोना और नौकरियां यहाँ पे खत्म है और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान पैसे भिजवाओ। तो पहले इधर तो घर चला लें, फिर पाकिस्तान में भी पैसे भिजवा देंगे। लेकिन पता नहीं वहां के परसेप्शन लोगों का ऐसा है। इवन आप किसी रियल एस्टेट एजेंट से बात करें, आप किसी भी बंदे से बात करें किसी काम के लिए, तो उसको लगता है कि यार इनके पास तो बड़े डॉलर पड़े हुए और मंगवा लो और लूट लो। और हाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि मैं सऊदी अरब गया ना, हज के लिए गया मैं 2015 में, ठीक है। वहां जाके जब मैंने वहां की मौसम देखा, वहां के हालात देखे, तो बिलीव मी, मुझे पाकिस्तानियों पे और बाकी जो एक्सपेट्रियट्स वहां पे दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, उनके ऊपर बड़ा मुझे आता था, तरस आता था एक तरह से कि इन हालात को यहाँ पे आके मेहनत करते हैं और कमाते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो इनके अजीजों कार बैठे होते हैं उनसे बड़ी तोके लगा के बैठे होते हैं। कोई गिफ्ट मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कुछ मांग रहा है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। बिल्कुल, सऊदी अरब में आप देख लें मतलब कितना लेबर है हमारा। जी बिल्कुल। सेकंड क्वेश्चन आपकी तरफ। ये टीवी पे सीनियर एनालिस्ट अचानक से इस एज में एचआर का काम करके, लीगल का काम करके आने का क्या था? 3 ऑप्शन। नंबर 1, मशहूर होना चाहते थे कि भाई लोग मुझे जाने कि आई एम इम्तियाज वड़ाइच। एंड वो हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पढ़ते थे ना कि आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, आपकी सिक्योरिटी पूरी हो जाए, तो फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आ जाते थे। अब लोग मुझे जाने, ठीक है। तो पहला ये ऑप्शन है। नंबर 2 है पैसे कमाने के लिए, बिकॉज एवरीवन नोस कि मीडिया पे आजकल काफी पैसा है। और नंबर 3, आप समझते थे कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है और आपने कहा नहीं, अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है और मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने चूंकि हलफ उठाया कि मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और सच ही बोल रहा हूँ। मैंने बिल्कुल रियली बाई चांस मैं मीडिया पे आया और मुझे एक प्रोग्राम के अंदर एक जो एंकर थे जो मुझे किसी तरीके से थोड़ा सा जानते थे, उन्होंने एक बार मुझे इनवाइट किया उस प्रोग्राम में, और वो प्रोग्राम करंट अफेयर्स का ही था, पॉलिटिक्स के ऊपर ही था। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें टाइम दे, तो मैं वहां चला गया। वो पहला प्रोग्राम मैंने इस तरह से किया और उसके बाद फिर चाल हो गई। इसमें जो अर्निंग है मेरा ख्याल है कि जितना मैं पहले थोड़ा बहुत कमा चुका था, जो गुजारा मेरा अच्छा हो रहा था, अल्लाह का शुक्र है, तो उसमें मुझे कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी बारह, और ना ही रेपुटेशन की इतनी खास थर्स्ट थी मेरे अंदर। होती है लोगों के अंदर, थोड़ी सी होनी भी चाहिए, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि
ये बाई चांस में आया उसके अंदर, बाई अपॉर्चुनिटी बनी तो मैं आ गया। ओके ओके, अगला मेरा सवाल है इम्तियाज साहब आपकी तरफ के पाकिस्तान को कोई एक बात ऐसी बताएं कि जो दूसरे मुल्कों से सीखनी चाहिए, एक बात। देखिए पहली चीज है जो कि इंटेग्रिटी। मैं आमतौर पर कहा करता हूं कि नंबर 1 थिंग इंटेग्रिटी, नंबर 2 इंटेग्रिटी, नंबर 3 इंटेग्रिटी एंड नंबर 4 फिर कोई और चीज है। अगर सिर्फ इंटेग्रिटी आ जाए अवाम के अंदर, इंटेग्रिटी आ जाए हमारे पॉलिटिशियन के अंदर, इंटेग्रिटी आ जाए हमारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और ये बड़ी जल्दी तरक्की के मनाजिल तय कर सकता है। तो मैं एक ही ये कहना चाह रहा हूँ कि इंटेग्रिटी पैदा की जाए हर सतह पे। बिल्कुल। गाजर का हलवा या गुलाब जामुन? गाजर का हलवा। और आजकल तो पाकिस्तान में सर्दियां आई हुई हैं, मतलब सर्दी चल रही है। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मीमीज किस पॉलिटिशियन पे बनी है और क्यों? सबसे ज्यादा कायम अली शाह साहब पे। कायम अली शाह पे बनी? अच्छा हाँ, कायम अली शाह साहब से काफी उनके अपना लतीफे भी हैं उसके ऊपर, इस तरह की चीजें आती हैं, वो कही जाती है। आपने देखा मतलब उनके एज के हवाले से, क्योंकि एज उनकी ज्यादा है, सीनियर है ना। इसके अलावा जरदारी साहब। अच्छा जरदारी में बनी है। अच्छा मेरा तो ख्याल है तीसरे नंबर पे है नवाज शरीफ साहब। अच्छा नवाज शरीफ, और इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नवाज शरीफ साहब नहीं, को थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। फवाद चौधरी जो है नॉट इंटेलिजेंट पर्सन। नो मिमीज की बात हो रही है, इंटेलिजेंट की बात नहीं हो रही। मिमीज किस पे ज्यादा बनी? इनके ऊपर काफी बनी। जब ये खास तौर पर चले गए थे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो आपको पता है डेली की बेसिस पे 5-5 मिमीज आती थी फवाद चौधरी की, जिसमें वो देख रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। असल में मैंने जो पहले रेटिंग दी मैंने की बड़े लीडर्स के हवाले से। ओके अगला सवाल ये है कि आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, रेगिस्तानी इलाका है, और वहां पे आपको अपने प्यारे से 3 लीडर नजर आते हैं जिसमें है अल्ताफ हुसैन, जरदारी और नवाज शरीफ, और आप एक ही बंदे को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हैं, तो आप किसकी हेल्प करेंगे? मैं वैसे मुश्किल हालात में कोशिश करूंगा सबकी हेल्प करूं, ठीक है ना। मुश्किल के वक्त के चाहे कोई भी हो, सबसे पहले वो इंसान है ना। बिल्कुल। तो बीइंग इंसान तो ये तीनों मेरे लिए मोहतरम है, ठीक है ना। अब बाकी रहा सवाल कि उनका दुनिया के अंदर रोल क्या रहा है या क्या कर रहे हैं, ये एक सेकेंडरी थिंग है। तो मैं तो मैन गाइड पे बिलीव करता हूँ। इन्होंने कुछ भी किया जैसे भी हो, लेकिन इंसानियत के तहत आप इनकी हेल्प जरूर करें। जी बिल्कुल मैं करूँ, बिल्कुल मदद करूँ। तो हमारे व्यूअर्स भी हमें बताएं कि अगर वो इम्तियाज साहब की जगह हो तो इन तीनों लीडर के साथ क्या करेंगे, जरा हम भी देखें कि दुनिया क्या समझती है कि क्या। अच्छा अगला सवाल जो मेरा आपके साथ है वो ये है कि टिकटॉक पहले गवर्नमेंट ने बंद की, फिर उसके बाद जो है वो आपकी पबजी भी बंद की, और उसके कुछ अरसे के बाद शोर हुआ, रोना धोना और तमाशे, और उसके बाद फिर खोल दी। तो गवर्नमेंट की क्या क्रेडिबिलिटी है, चीजें बंद करो और कुछ अरसे के बाद रोना धोना हो फिर उसको ओपन कर दो? तो अगर गवर्नमेंट ऐसी करती रहे तो क्या है? एंड डू यू थिंक कि टिकटॉक बंद होनी, मतलब बंद रहनी चाहिए थी, या अच्छा हुआ कि वापस स्टार्ट कर दी? नहीं मेरा नहीं ख्याल किसी चीज को बंद करना चाहिए। देखो घुटन का माहौल नहीं बनाना चाहिए। लेट पीपल डिसाइड। देखे ना, जो अभी हम जिस एवोल्यूशन स्टेज पे जा रहे हैं ना, हमारा मुल्क खास और पाकिस्तान जो है, इसमें इनको लिबर्टी दें। जैसे बहुत सारे चैनल खुल गया, टीवी चैनल पहले एक होता था, तो अब आस्ते आस्ते लोगों ने रेट करना शुरू कर दिया कौन सा चैनल ज्यादा आप कह ले रिलायबल है, किसको देखा जाए। तो लोगों को डिसाइड करने दें, बंद नहीं करना चाहिए बात। और देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया है, हर चीज में यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, लेकिन एज की रिस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि छोटा 6 साल का बच्चा भी जो है वो सारे काम छोड़ के टिकटॉक बनाने के लिए बैठा हुआ है। एजुकेशन का टाइम है। आई थिंक हमारे बैलेंसेस नहीं है और एज वाइज रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रेगुलेट करना चाहिए। देखे ना, चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, बजाय इसके बंद कर दें उसको। बिल्कुल। ओके जी, अगला सवाल आपकी तरफ से आता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो थोड़ी सी फसादी है और उसके 2 मुंह हैं, यानी कि अपना रंग बदलती रहती है, ठीक है? तो नंबर 1 के ऊपर आता है सऊदी अरब, नंबर 2 के ऊपर आता है यूएसए, नंबर 3 के ऊपर आता है इंडिया, और नंबर 4 पे आता है ऑल ऑफ द अबव। वैसे
मैं सऊदी अरब के साथ एग्री नहीं कर रहा, लेकिन इसके अलावा जो दोनों हैं, इंडिया है या यूएस से है, यूएस से तो हमेशा डबल पॉलिसी रही ना उनकी, हमेशा वो हमेशा आपने देखा होगा कि सेकंड लाइन को ना कोई चीज सामने रखते हैं किसी कंट्री को, एक को अपना हलीफ कह देते हैं, दूसरों को कहते हैं तुम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, ठीक है ना, तो दोनों को वो यूज करते हैं। अच्छा, ये चीज जो है ये, अच्छा इंडिया जो है वो भी इस लिहाज से अपने वो देखता है, कभी आप देखा कि सोवियत यूनियन के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे उसके बाद आप फिर वो अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो दूसरे नंबर पे हुआ, अलबत्ता सऊदी अरब के बारे में मेरा ओपिनियन ये नहीं है, उसमें उनकी पॉलिसी के अंदर यकसुई है, अगर हमें समझ ना आए तो अलग बात है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मेरा व्यू अलग है, लेकिन प्रोग्राम जरा अलग है, आपके ऊपर है। अच्छा, अगला मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह आपको कौन सी लगी? सच्ची बात बताऊं, इस्लामाबाद। अच्छा, ये क्या मतलब, जहाँ रहते हैं वो तो, जैसे मैं भी कराची की, तो मैं बोलूँ कराची अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब इतना खूबसूरत हमारा नॉर्दर्न। मैं वजह बताता हूँ। देखिए बात ये है, खूबसूरती सिर्फ देखने वाली खूबसूरती नहीं होती, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे जो सहूलतें आपको अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें है ना। आप नॉर्दर्न एरिया में चले गए हैं, किसी फार फ्लंग एरिया में, बड़ा अच्छा मौसम है, ग्रीनरी है, लॉफ्टी ट्रीज हैं, वहाँ पे फ्लावर्स हैं और परिंदे हैं बड़े खूबसूरत, लेकिन आपको गर्म पानी अवेलेबल नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, आपको का जो कमरा है वो उसका टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है और सर्दी आपको लग रही है, ठीक है, बाहर महफूज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, क्राइम्स हैं, तो उस खूबसूरती को क्या करना आपने। देखिए मैं चूंकि बाई चॉइस, आपको याद, आप तो मुझे चूंकि अच्छी तरह जानते हैं, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ था, मैं खुद, वरना तो आई बिलोंग टू लाहौर ना, तो मैं जो है इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, उससे पहले मैं कराची भी रहा कुछ अर्सा, तो ये मैं बाई चॉइस आया और मेरी पसंदीदगी की वजह से, चूंकि मुझे शहर पसंद था। तो नॉर्दर्न एरियाज में या खूबसूरत जगह पे, जैसे मेरी फेवरेट प्लेस स्कर्दू है, अगर ऐसी जगहों के ऊपर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी हो जाए, बिल्डिंग बन जाए और सारी सहूलतें आ जाएं, तो वो एडवेंचर और नेचर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। और मेरे हिसाब से मैं जितनी दफा स्कर्दू गई हूँ, मुझे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं नजर आया, मुझे तो फकीर भी नजर नहीं आया, मुझे तो वहां भी नजर नहीं आया। अच्छी बात है कि वो वहां पे मुझे नजर नहीं आया, तो मतलब फिर वो नेचर का क्या रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ, नहीं इस्लामाबाद को अगर आप उस नजर से देखें ना, नेचर के लिहाज से, आप इसका जो मार्गरा हिल्स हैं बड़े खूबसूरत हैं, आप गई होगी वहां पे, जो उनका जो दामने को है और उसके ऊपर जो पहाड़ रेस्टोरेंट है, आपने खाना मिनाज में खाया होगा, मिनाज नाम है उनका, तो मेरा मकसद कहने, क्या नाम था, सॉरी मैं नाम भूल रहा था, मिनाल। तो मिनाल में अगर आप गए होंगे और शाम को अगर आपने रात का खाना वहां पे खाया है और जो व्यू वहां पे नजर आता है, तो मेन चीज पता क्या है कि इस्लामाबाद को इसलिए मैं रेट कर रहा हूँ क्योंकि इसका एक तो मौसम बड़ा मॉडरेट है, दरमियान मुनासिब मौसम है, प्लस ये कैपिटल है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में अगर कुछ सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट के बड़े अदारे भी इधर मौजूद है, अफसर भी इधर मौजूद है, गवर्नमेंट भी इधर मौजूद है, ठीक है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, प्लान सिटी बना हुआ है, पोल्यूशन उतनी नहीं है बाकी शहरों की निस्बत, तो ये इसलिए आपसे इसको मैं जरा ज्यादा वो रेटिंग। तो हम जैसे लोग जो कि रात के राही होते हैं और 12-12 बजे बाहर निकलते हैं और 1-1 बजे जाके खाना खाते हैं, तो हमारे लिए तो जो है ना टोटल, मतलब हम इस्लामाबाद को डेड सिटी ही बोलते हैं। दिन में चले जाओ ठीक है, शाम को वापस आ जाओ, रात को नहीं रुकना। नहीं तो नहीं अब मैंने सुना चेंज हो गया, मैं आपको बताऊं, चेंज हो गया, काफी चेंज हो गया, अब काफी चेंज हो गया, अब रात की एक्टिविटी बड़ी होती है और सोशलाइजिंग बड़ी है, फंक्शन पहले घरों को बुलाते थे रात को, तो पार्टी के लिए अब फूड स्ट्रीट्स बनी हुई है, फूड स्ट्रीट्स बनी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और लोग मतलब आप सुबह के आके यहाँ पे रह रहे हैं, इंटरनेशनल सिटी है इस वक्त ना। तो चले जी, आज कैपिटल सिटी इस्लामाबाद को प्रमोट कर लिया, अगर किसी को शिफ्ट होना हो इस्लामाबाद, आपको पता चल गया कितने फायदे हैं। इम्तियाज साहब, लास्ट सवाल ये है कि जियो और जीने दो, ये सेंटेंस आप किसको डेडिकेट करेंगे, जिस पे आपको लगता है ये सबसे ज्यादा सूट करता है। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर में भी, मतलब आपकी बेगम भी हो सकती है, और इसके अलावा बाहर भी कोई भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है। तो जियो और जीने दो, ये किसके ऊपर, किसको आप डेडिकेट करेंगे ये लाइन। देखिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर कई शख्सियात इसमें आई हैं, जिसमें अब्दुस्तार ईदी साहब का नाम लेना चाहिए जो दुनिया से चले गए हैं, फिर एक मलिक मिराज खालिद साबिक वज़ीर पाकिस्तान है जो केक टेक प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो भी इसी तरह के मॉडरेट थे और प्रेजुडिस नहीं थे और उनकी जो लाइफ है वो सबके सामने है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप
मोहम्मद खान जुनीजो थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा होगा उनका भी जितना टेन्योर थोड़ा सा रहा, हालांकि मार्शल के दौर में थे वो, लेकिन उनको अभी तक उनके ऊपर ना तो कोई किसी ने कोई इल्जाम लगाया है, ना करप्शन का इल्जाम, ना किसी प्रेजुडिस होने का, ना ही उन्होंने किसी को। आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा उनके दौर में पाकिस्तान वापस आई थी, हालांकि जनरल ज़िया उस वक्त मौजूद थे प्रेसिडेंट, तो वो शख्सियत भी उनसे मुतासर हूँ। उससे पहले जो हमारे बाबा कौम जो हैं हज़रत कायद मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मेरा ख्याल है कि इन सब में से ग्रेट हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हीरो भी हैं, जो हमारे लीडर भी हैं, जो हमारे हर मतलब वो एक ऐसी शख्सियत है, आप दुनिया की किसी भी कामयाब शख्सियत को उठा के देख लें, इसमें थोड़ा मैं बोलना चाहूंगा, इजाजत देंगे, उसमें कोई ना कोई उनके अंदर शॉर्ट कमिंग नजर आती है किसी ना किसी शख्सियत में, चाहे नेल्सन मंडेला को ले लें, चाहे हजरत कायदम को ले लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनकी कोई थोड़ी बहुत फेलियर कह ले, चाहे डोमेस्टिक हो या कुछ हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत, 1500 साल तकरीबन हो गया उनको इस दुनिया से गए हुए, ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर यहाँ से जा चुके हैं। उनको एज हस्बैंड, उनको एज बेटा, उनको एज दोस्त, उनको एज रूलर, उनको एज उस्ताद, उनको एज मुअल्लिम, उनको एज खतीब, उनको एज आलिम, उनको एज आप कह लें कि किसी भी सूरत में आप देखिए कहीं भी उनके ऊपर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती कि जहां कमी रही हो। तो नंबर 1 मैं उनको कह रहा हूँ, उसके बाद फिर मैंने बताया कायदे हैं, फिर बाकी शख्सियत का मैंने जिक्र कर दिया। बिल्कुल सही गैप देते थे। मत जैसे आजकल के लोग हैं कि मैं तो कहती हूँ कि फतवे हम खुद ही दे देते हैं कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन दोज़ख में जाएगा। अभी हम ये प्रोग्राम करेंगे तो आधे लोग देंगे कि ये साइमा मेलबर्न में जो बैठी है तो ये है, ये फलाना है तो ये इस तरह से होगी, ये इम्तियाज सब ऐसे हैं। तो तो हम लोग इतने माशाल्लाह आगे निकल गए हैं, जो काम है वो हमने अपने हाथ में ले लिया और हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो ये आई थिंक हमारे, और अगर आप पूछें उनमें से कि कितने लोगों ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ी है, और जब आप उनसे बहस के ऊपर आए तो और आप जब उनकी नॉलेज देखें तो वो बिल्कुल भी नहीं आपको नजर आती। और बस बल्कि मैं तो एक दिन एक फेसबुक पे साहब से ये कह रही थी कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर कोई, हमें डेफिनेटली इस्लाम को प्रोटेक्ट करना है, हमें हजूर पाक के नाम को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम उसके कस्टोडियन हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई बात आती है तो हम जज्बाती होकर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने जो चीजें कही हैं और जो उन्होंने जिस तरह से जिंदगी गुजारने के बारे में कहा, हकूकुल इबाद के बारे में, जब उसकी बारी आती है तो हम कहाँ चले जाते हैं, तब हम सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं इस पे 2 बातें सिर्फ करना आपकी इजाजत चाहूंगा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हमें किसी ने हक नहीं दिया कि हम डिसीजन लें किसी के बारे में, कौन गुनाहगार है, कौन नेक है, कौन जो है उसके कैरेक्टर पे क्या है, इसका राइट हम ना किसी को काफिर करार दे सकते हैं, ना हम किसी को आप कह लें कि गुनाहगार करार दे सकते हैं। हमें कोई राइट नहीं है। हमें अपनी शख्सियत की तरफ देखना चाहिए, अपने किरदार की तरफ देखना चाहिए, अपने अखलाक की तरफ देखना चाहिए। तो ये इसके ऊपर बल्कि मेरी एक वीडियो बड़ी पड़ी हुई, अगर कोई देखना चाहेगा तो YouTube के मेरे चैनल पे ये वीडियो है जिसके ऊपर कैरेक्टर बिल्डिंग है, और इसके अलावा आप कह लें कि प्रेजुडिस जो हमारी होती है ना, प्रोपेगेंडा हम करते हैं, उसके ऊपर है। तो मकसद कहने का कि हमें अपने आप को अगर हम ठीक कर लेना, वो कहते हैं ना अल्लाह की माने, अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह को हम मानते हैं, लेकिन अल्लाह की माने यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया और नबी पाक के जरिए उन्होंने क्या हम तक पहुंचाया पैगाम, जिंदगी बहुत आसान हो जाए। हम मानना शुरू कर दें तो सब मामला ठीक हो जाता है। जी बिल्कुल सही। थैंक यू इम्तियाज साहब। सोचा था कि लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा हो गया। होपफुली हमारी ऑडियंस ने एंजॉय किया होगा ये हमारे 10 मजेदार क्वेश्चंस, और इम्तियाज साहब ने हमें उसके जवाब दिए। इम्तियाज साहब थैंक यू हमें ज्वाइन करने का, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट शो के अंदर जो हमारा पॉलिटिक्स का चलता है। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जी आप भी। अल्लाह हाफिज।